गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हमने प्रीवियसली 4 टेक्निक्स पढ़ी थी टू सेपरेट कंपोनेंट्स आउट ऑफ अ मिक्सचर, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और टेक्निक नंबर 5 पे जाएंगे। 5th टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इस मेथड में हम कलर्स को या डाई जो हम कहते हैं DYE डाइज को, इन्हें अलग करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड को यूज़ करने के लिए एक स्पेशल पेपर चाहिए होता है जिसे हम क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं। इस पेपर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप एक क्रॉस का चिन्ह देख रहे हैं, तो क्रॉस के साइन की जगह इंक इन्होंने डाला है, तो हम ये अपनी तरफ से मिक्सचर भी बना सकते हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी पेपर में हमने क्या करा, ब्लैक पेन से एक इंक छोड़ दी, वहाँ पे कुछ निशान बना दिया, फिर उसी के ऊपर ब्लू से कर दिया, फिर उसी के ऊपर रेड से कर दिया, तो ये स्पॉट क्या होगा, इसमें 3 डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। अब इस तीनों कलर्स को हमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को यहाँ पे देखेंगे आप, एक जार है और उस जार पे इसे रखा गया है। इस जार पे रखने के बाद आप देखेंगे वाटर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। इस पेपर को पूरा का पूरा वाटर में डिप नहीं करना है, केवल इसकी बॉटम लाइन को थोड़ा सा वाटर में रखना है। ध्यान रखना है कि जो स्पॉट है ये पानी से ऊपर होना चाहिए, स्पॉट ऑफ द इंक पानी से ऊपर रहेगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद वी कैन लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर मैक्सिमम 2 days बहुत होता है, वैसे एक दिन बाद भी हमें ये कलर्स अलग दिख सकते हैं। तो अगर नहीं दिख रहे हों तो 2 दिन तक हम इसे बिल्कुल अनडिस्टर्ब करके छोड़ सकते हैं। 2 दिन बाद हमें क्या दिखाई देगा कि जो कलर है, ये जो पेपर है ये धीरे धीरे क्या करता है, इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वाटर एब्जॉर्ब होकर के, जैसे ये पेपर है, यहाँ नीचे वाटर था, वाटर धीरे धीरे इसमें ऊपर जाता जाएगा और जो ये इंक है, इस इंक के कलर्स इस वाटर तक जाएंगे जैसे ही, तो ये इंक इस वाटर में डिज़ोल्व होने लगेगी। और पानी, क्योंकि इस पेपर की खासियत यही है कि इसमें पानी ऊपर की ओर जाता रहता है, तो ये इंक को भी अपने साथ साथ ऊपर लेके जाता रहेगा। तो कुछ टाइम बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि इस पेपर में रेड इंक नीचे, ब्लू इंक थोड़ी और ऊपर और ब्लैक इंक का डॉट अपने आप ऊपर चला जाता है। ये वाटर के साथ बहते हुए आगे कलर जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है जब तीनों कलर्स अलग अलग हमें शो हो जाते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम आपने ड्रॉ करना है और इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट तो लिखेंगे, क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ, दोज हटा दीजिएगा, सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, एक ही सॉल्वेंट में मिली हुए सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इसी की हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशंस, जिसमें आप लिखेंगे टू सेपरेट कलर्स, कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड लिखेंगे पिगमेंट्स, पिगमेंट्स का मतलब ही कलर होता है। यहाँ तक इसका यूज़ ब्लड में, यानी आपने कौन सी दवाई खाई है, अगर बाद में टेस्ट करना हो तो इस तरह के ड्रग्स को पहचानने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आता है मेथड नंबर 6, इसे कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, ये मेथड नंबर 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग डिस्टिलेशन। तो इसको डायग्राम से समझेंगे। इसमें बीकर है, बीकर की हेल्प से एक डिस्टिलेशन फ्लास्क दे रखा है आपको, जो राउंड नेक राउंडेड है ये। ठीक है, इसे गर्म किया जाता है, इसमें वाटर है और एसीटोन है, दोनों का मिक्सचर है। एसीटोन आपने देखा होगा, जब आप कई लड़कियों को पता होगा जो नेल पेंट लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एसीटोन का। ठीक है, तो इस एसीटोन और वाटर, इन दोनों का मिक्सचर है ये। अब इन्हें एक साथ गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। होगा क्या, एसीटोन क्योंकि बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वेपर बन जाता है, तो वो वेपर बन के ऊपर की ओर जाने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत लंबी यहाँ पर पाइप है। अगेन इस पाइप का काम भी वही है जो हमने इससे पहले वाले मेथड्स में देखा था। राउंड नेक जो फ्लास्क थी उसकी लॉन्ग नेक का काम था, यानी जितनी लंबी पाइप होगी उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा इन वेपर को ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए। तो एसीटोन के वेपर यहाँ से वेपर बनने के बाद इस पाइप में धीरे धीरे जाते जाएंगे और धीरे धीरे वो कूल होते रहेंगे। जैसे ही वो कूल होंगे वो वेपर से दोबारा ड्रॉप बन जाएंगे, यानी पहले तो यहाँ पर वो लिक्विड थे, यहाँ जाते समय वो वेपर बन गए।
और वापस यहाँ आकर के कूल होके वापस से लिक्विड बन गए। तो एसीटोन अलग हो गया और वाटर यहीं पर रह गया। ठीक है, तो ये मेथड डिस्टिलेशन मेथड कहलाता है। तो इसके बारे में आपने लिखना है, It is used for the separation of components of mixture containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। ध्यान ये रखना है कि ये मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, यानी ऐसे जो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होगा, अगर एक जैसा होगा तो दोनों के वेपर एक साथ बन जाएंगे, जिससे हम उन्हें सेपरेट करने में मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी हमारे पास कई ऐसी चीज़ें, ऐसे मिक्सचर आते हैं मिसिबल लिक्विड्स के जिनका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उन्हें हम किस मेथड से करते हैं। आपने मेथड नंबर 6 के ही अंदर एक हेडिंग अलग लिखनी है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आपने ये हेडिंग लिखनी है। इस हेडिंग के बारे में आप लिखेंगे, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसके बारे में लिखेंगे। पहले आपने लिखना है इट इज़ लिखिएगा यूज्ड, USED, इट इज़ यूज्ड to separate a mixture of two or more miscible liquids which the difference in boiling point is less than 25 केल्विन तक। यहाँ तक आपने लिखना है, यानी ये मेथड यूज़ किया जाता है उन मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, यानी बहुत कम होता है। ठीक है, ज़्यादा होगा डिफरेंस तो हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, लेकिन अगर कम डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 में ही आ जाएगा। इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहीं और गैसेस को अलग करने के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या किया जा रहा है। एयर, हमें पता है एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। एयर को यहाँ से फिल्टर के थ्रू अंदर डाला जाता है, पूरा का पूरा एपरेटस सेटअप है। इसके बाद ये एयर जाती है एक चैम्बर में, जहाँ आप देखेंगे दोनों तरफ से एयर को कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जिससे एयर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पे आ जाता है एयर के ऊपर। तो उससे होगा, ये जो हल्की एयर होती हैं, यानी एयर के वो गैसेस जो कम वेट की होती हैं वो ऊपर आ जाएंगी, और जो ज़्यादा वेट की होती हैं वो नीचे ही रह जाती हैं। लाइट वेट की जो एयर होंगी वो गर्म हो जाती हैं, गर्म होने के बाद वो नेक्स्ट चैम्बर में आ जाती हैं। इस चैम्बर में क्या किया जा रहा है, बिल्कुल ठंडा पानी डाला जाता है। ठंडा पानी डालने की वजह से क्या होता है, जो हॉट एयर आ रही है वो कूल होकर के दूसरे चैम्बर की ओर चली जाती है। ये पानी जो गर्म ठंडा पानी आया था ये यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। इसका काम सिर्फ ये होता है एयर को कूल करना। कूल करने के बाद एयर आती है दूसरे चैम्बर में, इसे कहते हैं सेपरेटर। यहाँ ज़्यादा कूल होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 1 गैस हमें मिल चुकी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर के मिक्सचर से अलग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी, उसके बाद इस गैस को बहुत तेज़ी के साथ दूसरे चैम्बर की ओर पुश किया जाता है, धकेला जाता है। बहुत तेज़ी से धकेलने के कारण यहाँ पर क्या किए जाते हैं, कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम लगा दिए जाते हैं, जिससे दो और गैसेस बाहर हो जाती हैं, नाइट्रोजन नंबर 2 गैस और आर्गन नंबर 3 गैस। 3 गैसेस यहाँ पर अब तक बाहर हो चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं, और जो लास्ट में बच जाती है वो है लिक्विड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये गैस हमें सबसे लास्ट में मिल चुकी है, यानी हमने एयर के मिक्सचर से 4 गैसेस को अलग किया है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद जो आप लिखेंगे मेथड नंबर 7। ठीक है, तो मेथड नंबर 7 के लिए आपने लिखना है क्रिस्टलाइजेशन। हेडिंग आप लिखेंगे इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए लिखेंगे आप इट इज़, ये आपका मेथड नंबर 7 है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये भी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए किया जाता है, मेथड है।
इसमें बेसिकली एक बीकर लिया जाता है, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें क्या होगा, प्योर सब्सटेंस भी होगा जिसकी हमें ज़रूरत है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी रहती हैं। इस मिक्सचर को छोड़ दिया जाता है काफ़ी समय के लिए, 2-3 दिन 4 दिन के लिए इसे ऐसे ही अनडिस्टर्ब करके इसे छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम बाद होगा ये कि जो प्योर सब्सटेंस है जिसकी हमें ज़रूरत है वो तो बन जाते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहीं रह जाती हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमें क्रिस्टल की फॉर्म में अलग होकर के मिल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ यहीं रह जाती हैं। तो इसके आपने एप्लीकेशन भी लिखने हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, नमक जो हमें मिलता है समुद्र के पानी से, सी वाटर से, इसी मेथड से मिलता है। सेकेंड है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, फिटकरी आपने सुना होगा, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं।